नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं IANS 24/7 का विशेष कार्यक्रम IANS सेहत। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सेहत में बेहद ख़ास विषय के बारे में। जी हाँ, एक ऐसे विषय के बारे में जहां पर भारत में लगभग 60 लाख लोग जो हैं इससे पीड़ित बताए जा रहे हैं और हर साल 20,000 केसेस इस विषय के आते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटिज्म के बारे में। जी हाँ, ऑटिज्म जिसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ACD के नाम से भी जाना जाता है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है और इसका असर नर्वस सिस्टम पर होता है जो व्यक्ति के सामाजिक संपर्क, संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। इसका मतलब ये है कि ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति को दूसरे लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने, बातचीत करने, समाज में सामान्य रूप से भाग लेने में कठिनाई होती है। ऑटिज्म के लक्षण बचपन में ही दिखने लगते हैं और जीवन भर बने रह सकते हैं या कहें बने रहते हैं। हालांकि इनकी तीव्रता व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। ऑटिज्म के कारण स्पष्ट रूप से तो ज्ञात नहीं, लेकिन इसमें आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा भी डॉक्टर कहते हैं। और रही बात इसके इलाज की, तो इसका इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सही थेरेपी और समर्थन से व्यक्ति को जीवन में गुणवत्ता रूप सुधार दिया जा सकता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं और इसके लिए बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बिना किसी देरी के आपके साथ उनको मिलवाने जा रही हूँ, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर सोनू मेहरोत्रा जी, जो कि होम्योपैथिक फिजिशियन हैं और जिन्होंने इस विषय में विशेषज्ञता लंदन में पढ़ाई करके हासिल की है और अब लगातार भारत में सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर सोनू, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है, ऑटिज्म, और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया भी कि बचपन से ही जो है ये इसके असर दिखने लगते हैं, इसके लक्षण दिखने लगते हैं। तो पहले तो ऑटिज्म को हम आपसे विस्तार से समझना चाहते हैं, क्या है ये? मैडम, ऑटिज्म के पहले तो लोग, मैंने देखा उतना अवेयर पहले भी ये डिज़ीज़ होती ही होगी, बट लेकिन आजकल लोग इतना ज़्यादा अवेयर हो गए इस चीज़ के लिए। मेरे पास कई पेरेंट्स इतनी जल्दी आ जाते हैं, मेरे ख्याल से 2-3 महीने में ही उनको समझ में आ जाता है कि बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। तो ऑटिज्म में आपने जैसे बता दिया ये वाला चीज़ कि बच्चे को समझने में प्रॉब्लम होती है। बच्चा आई कांटेक्ट भी नहीं करता अगर आप बात करोगे तो। एक पर्टिकुलर किसी रंग के प्रति या पर्टिकुलर कोई एक्शन करना चाहता है, उसके मूवमेंट्स भी बहुत रिपीटेड होते हैं। अगर वो सपोज टेबल के किनारे घूम रहा है तो अक्सर वो घूमते घूमते रहेगा। अगर उसको एक खिलौने को चलाना पसंद है तो कंटिन्यूसली वो उसी को चलाएगा। लेकिन एक केस मैंने देखा था जिसमें वो लड़की कम से कम 16-17 ईयर्स की हो गई थी, लेकिन उसके माँ बाप वो समझ भी नहीं पाए थे कि ये उसको ऑटिज्म है। जब वो मेरे पास में आई तो मैंने कहा आपको एबनॉर्मलिटी समझ में नहीं आई? तो बोले कई जगह हम लोग गए थे तो नहीं किसी ने बताया, कुछ इस टाइप का करा होगा उन्होंने। तो मुझे लगता है इसका सब जितनी जल्दी आप अपने बच्चे को पहचान जाएंगे कि इसको कुछ तो असामान्य है, समथिंग इज एबनॉर्मल, तो उसी से जो है ना आप बच्चे का जितनी जल्दी ट्रीटमेंट कराएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए ऑटिज्म को जो है ना, इसको सिंपल ऐसी कि अपने आप ठीक हो जाएगा या कुछ जादू टोना या ये है, इसको नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी से जल्दी इसको करना चाहिए। पूरे इंडिया में सब जगह पे इसके बच्चे बहुत पाए जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से जहां हम स्टार्ट करते हैं कि जब मेरे पास पेशेंट आता है तो हम स्टार्ट करते हैं कि जब वो लेडी ने कंसीव किया था तो उसके फादर की मेडिकल हिस्ट्री या उसके फादर की मेंटल स्टेट क्या थी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हो सकता है उसके फादर जो हैं उस समय किसी मेंटल स्ट्रेस, फाइनेंशियल लॉस या किसी चीज़ से गुजर रहे हों, वो हिस्ट्री ली जाती है। सेकंड ली जाती है मदर की 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी, उसको क्या क्या उसमें डिसऑर्डर हुए, क्या क्या तकलीफ़ें हुई, और मेन जो रहता है वो आपका माइंड उस लेडी का कैसा रहा। हो सकता है उसको स्ट्रेस रहा हो, घर वालों की वजह से उसको कुछ स्ट्रेस रहा हो, खाना पीना या उतना न्यूट्रिशन उसको ना मिल पाया हो, जिसकी वजह से भी ये चीज़ें बहुत आ सकती हैं बच्चे में। तो हमारी जो पैथी जो स्टार्ट होती है वो वहाँ से स्टार्ट होती है कि वहाँ से हिस्ट्री ली जाती है। क्योंकि होम्योपैथी में जनरली मैंने देखा है कि हम एक डिजीज़ का इलाज नहीं करते। जैसे सपोज आपने ऑटिज्म बोल दिया, हाइपरटेंशन बोल दिया, माइग्रेन बोल दिया, तो उसकी एक पर्टिकुलर दवाइयाँ आ गई, ऐसा नहीं होता। हर एक बंदे की, हर एक पेशेंट की उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ होंगी।
डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि पहचाना या पेरेंट्स इस बात को जल्दी पहचान लेते हैं, ये उम्र क्या रहती होगी? 3 साल, 4 साल इसमें समझ आ जाता है? क्योंकि बच्चे या 2 साल, मतलब कब ये समझ आने लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है? जी जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है जब 6 मंथ तक तो ना बच्चे का उतना समझ में नहीं आता, फिर लेकिन बच्चा जैसे हल्का क्राउलिंग करेगा या बच्चा मदर को देख के हंसेगा और ये उसकी एक्टिविटी मूवमेंट होगा, ये सब चीज़, क्योंकि ऐसे वाले बच्चों में ना अक्सर मैंने देखा है लेट, हर चीज़ लेट होती है, लेट चलेंगे, लेट इन लोग बात करेंगे, तो पेरेंट्स उसे, स्पेशली मदर जिसका कनेक्शन बायोलॉजिकल है और जो कनेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, मदर तो काफ़ी जल्दी समझ सकती है कि मेरे बच्चे में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल तो है। जी, तो मतलब ये 6 महीने के बाद से ही पहचान हो सकती है इस जी बात बिल्कुल, की, अगर ये आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ठीक है। और इसका इलाज जो है वो कब से शुरू किया जा सकता है? जी, जैसे ही आपको पता लगेगा बच्चे का, हाँ। तो आप पहले तो काउंसलिंग या फिर उसका ना टेस्ट तो नहीं, बट लेकिन काउंसलर्स होते हैं जो कि अगर बच्चे को देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा क्या है। और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता चला जाता है कि उसकी एक्टिविटी को देखते हुए एबनॉर्मल है, तो ये कंफर्म हो जाता है, तो उसी वक्त तुरंत ही उसका इलाज करना चाहिए। तो क्या इतने छोटे बच्चे में, मतलब 1 साल के अंदर वाले बच्चे में ये संभव है कि उसका इलाज शुरू हो जाए और उसे दवाएं दी जा सकती हैं? जी जी, होम्योपैथिक मेडिसिन जो बड़ी सेफ मेडिसिन होती हैं। इवन मेरे पास तो 1 दिन के जैसे जॉइंटिस हो जाती है, 1 दिन बाद भी जो बच्चा होता है उसमें भी होम्योपैथी दी जाती है, एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ होम्योपैथी, रादर इट्स अ वेरी बेनिफिशियल। हाँ, ये तो सब कहते हैं कि होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं होते। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि 1 साल के अंदर भी इसका ट्रीटमेंट देना शुरू कर सकते हैं। जी। अभी मैं दर्शकों को जब इस विषय के बारे में बता रही थी तो उसमें ये भी था कि पूरी तरीके से कभी ठीक नहीं हो सकते। आप कितना एग्री करते हैं इस बात से? जी, देखिए मैंने ना ऑटिज़म के बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें कई बच्चे जो बहुत अर्ली एज में मेरे पास में आ गए थे, उन लोगों का मैंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा है कि अब तो माँ ये बोलती हैं कि डॉक्टर साहब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वो डरता था कुकर की सीटी से, कोई तेज़ नॉइस से डरता है, वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई। अब ये चलने भी लग गया, डॉक्टर साहब इंटरेक्शन भी करने लग गया। अब मैडम भी बोल रही हैं कि अब ये मिंगल करता है सब लोगों के साथ में, हिलता मिलता भी है, क्योंकि ऐसे बच्चे ना जनरली किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। वो केवल ना अपनी मदर को देख के या फादर को, उसमें भी मदर को ज़्यादा देख के वो ज़्यादा मतलब उसकी तरफ जाते हैं। तो लेकिन अब जब बच्चा ठीक होने की तरफ जाएगा ना, तो सब मिंगल करना शुरू कर देगा और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है फिर। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया, और ये हर बीमारी में होता है दर्शकों, कि जितनी जल्दी इलाज आप शुरू कर दें उतना बेहतर होता है। लेकिन आप ऑटिज्म को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? डॉक्टर साहब, कई प्रकार के ऑटिज्म होते हैं, लगभग 5 प्रकार हैं। जी, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट वो चीज़ को अगर होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम लोगों का प्रकार जो है ना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बच्चे को फील करना। मतलब क्या है, एक डॉक्टर बहुत अच्छे से फील कर सकता है अपने पेशेंट को और उसके हिसाब से अगर वो ट्रीटमेंट देगा तो काफ़ी, जैसे अभी तो मैंने देखा है कि अब एक सेंसेशन मेथड जैसे आया है होम्योपैथी में डॉक्टर राजन संकरन का, तो उसमें मेन जो है ना, जो उसमें 3 किंगडम जैसे अपन कर लेते हैं, एक मिनरल किंगडम है, एक प्लांट किंगडम है और एक एनिमल किंगडम है। तो इसको जस्ट बहुत विस्तार में ना जाते हुए मैं ये बोलूँगा, जैसे मिनरल किंगडम है तो उसकी मेडिसिन अलग होगी। प्लांट में बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, जरा सी भी चीज़ों को जो है वो बहुत जल्दी सहम जाएगा और माँ बाप के प्रति जो है ना उसका बहुत ज़्यादा सेंसेशन रहेगा। जैसे प्लांट का फ़र्क जो पड़ता है धूप से ठंड से, जो प्लांट सिकुड़ जाते हैं, वैसे ही वो बच्चा होता है, तो उसकी ना प्लांट किंगडम की मेडिसिन अलग आती हैं। एनिमल किंगडम में क्या रहेगा, बच्चे को जेलेसी, कंपटीशन, उसकी मदर जो है किसी दूसरे बच्चे को लेके अगर देखेगी तो वो बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा जेलस करेगा उस चीज़ से, और वो थोड़ा सा जो है ना वो एक्टिव बहुत ज़्यादा होगा और इधर मारना उधर करना, वो सामान फेंकना, कारों को उस ढंग से चलाना, थोड़ा सा वायलेंस की तरफ आएगा। ये इस वाले बच्चे, क्योंकि एक और चीज़ भी होती है ADHD जिसमें हाइपर एक्टिव होता है बच्चा, तो इसमें जो है ना वो इस तरफ चला जाता है वो, तो उसकी मेडिसिन अलग जाएंगी। मिनरल में कहीं कहीं स्ट्रक्चर, जैसे बच्चे को अगर सपोज साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद, हर चीज़ को क्लीन करके बैठता है, उसको उसका स्ट्रक्चर जो है मतलब उसके हिसाब से, तो ये मेथड को लेते हुए और साथ ही साथ में इसका इलाज बहुत पहले से डॉक्टर हैनीमैन की तरफ से समय से चला आ रहा है। मेन सिम्टम्स लाइक जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे यहाँ एक बराटा काप मेडिसिन है तो बराटा काप का
मेन है वो मिनरल किंगडम की है। उसमें बच्चे का जो है ना खास तौर से ये रहता है कि नई चीज़ों को लर्न नहीं करना चाहता। अगर वो क्लास में भी जाएगा तो वो अवॉइड करेगा कि मैं नई चीज़ों को लर्न करूं। और बच्चे का जो है ना चलना और बात करना ये सब चीज़ें काफ़ी लेट होंगी। नई लैंग्वेज को पकड़ने में मतलब अवॉइड करने की कोशिश करेगा। तो अगर सपोज, लेकिन अभी भी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने होम्योपैथिक चिकित्सक के पास में जाएं जो काफ़ी अनुभवी है, उसने ऐसे केसेस को डील किया हुआ है। मेडिसिन बहुत जेन्युइन एंड जर्मनी क्वालिटी की हैं, तो मेडिसिन से बहुत अच्छा फ़र्क मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में। जी। और डॉक्टर साहब, हम अपने इस कार्यक्रम यानी कि आईएनएच सेहत में हम ये कोशिश भी करते हैं कि यहाँ से हम किसी भी पेशेंट को कुछ प्रिस्क्राइब ना करें, क्योंकि पर्सन टू पर्सन अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। सही बात। और जैसे प्रकार की बात तो हम कर ही रहे हैं, और बीमारी कोई भी हो, जब तक आप एक्सपर्ट को ना दिखा दें तब तक कभी भी, मैं हमेशा कहती हूँ कि इवन आप किसी सोशल मीडिया पर कहीं देखकर उसकी दवा, इवन ओवर द काउंटर कभी दवा ना लें, पहले एक्सपर्ट से सलाह लें, उसके बाद ही दवा लें। और हमारी यही कोशिश है कि हर बीमारी के बारे में आपको विस्तार से बताएं, ताकि आप उसके बारे में अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं। आपके आसपास, आपके परिवार में कोई है तो उसे बेहतर इलाज मिल सके। और इसलिए डॉक्टर सोनू मेहरोत्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि होम्योपैथिक फिजिशियन है। सर, संवेदना पद्धति, इसके बारे में अब आपसे डिटेल से जानना चाहते हैं कि वो ऑटिज्म में किस तरह से काम करती है। जी, संवेदना मतलब सेंसेशन मेथड। सेंसेशन मेथड जो है ना, इसका ये, जिसमें 3 किंगडम पाए जाते हैं मिनरल। पहले आप पूरी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में जो है ना बच्चे का, इवन उसके मम्मी पापा को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, फादर को क्या प्रॉब्लम थी, मदर को क्या क्या प्रॉब्लम थी, प्रेगनेंसी हिस्ट्री क्या क्या थी, देन बच्चा जो है किस टाइप का बिहेवियर करता है। जैसे सपोज एक बच्चा अगर जा रहा है, उसको रंगों के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो अगर कारों को करेगा तो एक ब्लू कलर की कार, रेड कलर की कार, ब्लैक कलर की कार को आगे पीछे करते हुए ये जूं जूं ऐसे करते करता रहेगा। उसको कलर के प्रति अट्रैक्शन है। खाने पीने में जैसे उसका रहेगा तो उसको हमेशा जला हुआ थोड़ा सा ज्यादा पसंद होता है। अच्छा। मूवमेंट, डांस बहुत ज्यादा लाइक करेगा, और डांस भी आड़ा तिरछा नहीं, रिदमिक मूवमेंट थोड़ा सा पसंद करेगा। अच्छा। और उसके बाद में जो है ना उसका थोड़ा सा वायलेंस की तरफ ओवर एक्टिव ज्यादा होगा। होम्योपैथी में म्याज़्म भी बहुत पाए जाते हैं। तो जैसे ये बच्चा जो ट्यूबरकुलर म्याज़्म में जो होता है ना, उसमें बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, जल्दी जल्दी हर चीज को करना, ये करना। तो उसमें मेडिसिन को हम देखे जाते हैं टेरेंटुला एच जैसे दी गई। लेकिन अभी भी फिर से मैं कहूंगा कि अगर आपका बच्चा ये लक्षणों के आधार पर, अगर आप मुझे देख रहे हैं और टेरेंटुला एच अपने आप कभी भी ना दें, क्योंकि टेरेंटुला एच के लिए भी बहुत सारी चीजें कंफर्म करनी पड़ती हैं जो एक सिंपली लेमैन कभी भी नहीं कर पाएगा, वो आपका डॉक्टर ही वो कर पाएगा। तो अब जैसे प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में अगर सपोज एक पल्साटिल्ला मेडिसिन है जो प्लांट की है, तो बच्चा बहुत ओवर सेंसिटिव होगा, रोएगा बहुत जल्दी, सहम बहुत जल्दी जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा रिलीजियस भी होगा, सिंपैथेटिक दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा होगा। तो देखिए ये हुआ संवेदना, ये उसका बहुत सेंसिटिव है उस चीज के लिए, तो पल्स आ जाता है। और बराटा काप के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, मिनरल किंगडम, हर चीज को लेट 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 करना। तो ये मैंने देखा है कि पहले से इसका इलाज होता आ रहा था, बट अब थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना या पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना बहुत ईजी हो गया है। आपको समझ में आ जाता है कि पेशेंट इस कैटेगरी में जा रहा है, अगर आप दोगे तो रिलीफ डेफिनेटली होगा। हाँ, एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि ये भी है चीज़ कि हर पेशेंट को आप एक डंडे से नहीं, हाँ अगर एक पेशेंट ठीक हुआ है तो सारे ऑटिज्म के केसेस ठीक हो जाएंगे, एक कैंसर ठीक हुआ है ऐसा कब, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। और साथ ही साथ में ये डिपेंड करता है कि रोग की सीवियरिटी कितनी है, कितना ज़्यादा आपका चिकित्सक अनुभव है, और किस हद तक आपको कंट्रोल किया जा सकता है या क्योर किया जा सकता है। इट टोटली डिपेंड्स आफ्टर गिविंग द मेडिसिन। अब ऑटिज्म के बारे में विस्तार से बात हो रही है, लेकिन जो इसे कहना चाहिए कि जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, या कहें इससे दो चार हो रहा है, या जो चाहता है कि उसका बच्चा सामान्य हो जाए, वो है पेरेंट्स, जो कि बहुत मेहनत करते हैं। एक ऐसे में पेरेंट्स की क्या भूमिका हो सकती है, या वो व्यवहार के लिए कितने जिम्मेदार हैं, ये भी हम डॉक्टर सोनू से जानेंगे। मदर फादर की हिस्ट्री हम फ्रॉम द बिगनिंग लेते हैं, क्या क्या उनको बीमारियां हुई। अब ये अनुवांशिक अगर कोई बीमारियां हैं तो उसके लिए तो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट लेकिन एटलीस्ट ड्यूरिंग कंसीव, या एक लेडी ने जो कंसीव किया है उसके प्रति जो है ना थोड़ा सा सिंपैथेटिक रहते हुए, उसका पूरा ध्यान रखते हुए, टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास ले जाने से, कोई मेडिसिन की ज़रूरत है उसके लिए, न्यूट्रिशियस वैल्यू की सारी चीज़ें उसको, अगर फल मेवे सारी चीज़ों को उसको दिया जाए। और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन के अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
एक लेडी के प्रति सिंपैथेटिक या बहुत अच्छा व्यवहार न था। अगर वो लेडी के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार आप रखेंगे, उसके घर वाले भी उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो एक सही माहौल में एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाएगी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल एक होम्योपैथी की मेट्रिडोनल रेमेडीज़ हैं। मेट्रिडोनल रेमेडीज़ हैं, आपको मालूम होगा, जैसे कि बच्चा जब कंसीव करता है तो उसके बाद में एमन्यूटिक फ्लूइड होता है, जो यूट्रस में एमन्यूटिक फ्लूइड होता है, जिसको हम पानी कहते हैं, जिससे बच्चा घिरा हुआ रहता है, उसको एमन्यूटिक फ्लूइड रहते हैं। प्लाजेंटा रहता है, जिससे नाल जिसको बोलते हैं, जिससे आपका जुड़ी हुई हो, प्लाजेंटा से जुड़ी रहती है यूट्रस से। इन सब की मेडिसिन भी आ गई हैं। जस्ट में देखिए आप, कितने आश्चर्य की बात है। एक मेरे पास केस था, मेरा एक केस था, वो लड़की करीबन 7-8 साल की थी। उसका केस मैंने इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम हम लोगों की बुक है एक, उसमें मैंने दिया भी था, उसका विद प्रूफ सब छपा भी है उसके बारे में। तो वो लड़की जब मेरे पास में आई थी तो उसकी मदर को ना ये सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी, और साथ ही साथ में क्या हुआ था, लास्ट मोमेंट पे जो है ना, जब वो बच्चा किसी कारण से बाहर नहीं आ पा रहा था, तो उसको स्नैप किया गया था, मतलब उसको जो है ना काटा गया था उसको कैंची से। ऐसे में बच्चा जो होता है ना एकदम सिहर जाता है, उसको लगता है उसका कनेक्शन अपनी मदर के संग में 9 मंथ तक इतना ज़्यादा रहता है कि वो उसको सहन नहीं कर पाता कि मैं सडनली बाहर जा रही हूँ, सडनली मैं सारे लोगों को, अपरिचित लोगों को मैं पूरा करूँगी। तो ये चीज़ें उसके मन में रह जाती हैं। तो इसमें मेडिसिन से उसको दिया जाएगा प्लाजेंटा, क्योंकि प्लाजेंटा सडनली स्नैप किया गया। किसी जैसे एमन्यूटिक फ्लूइड का बच्चा है तो उसके बच्चे को पानी के संग बहुत ज़्यादा लगाव होगा, एग्रेसिव होगा, ये सब चीज़ें, तो ये रेमेडीज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया कि मदर के प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक, उसके मदर फादर की लड़ाई होना, मतलब मुझे लगता है वो सारी चीज़ें बच्चा ऑब्जर्व करता रहता है और ये सब चीज़ों को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कभी भी उसके सामने लड़ाई करना और वायलेंस करना और मदर को कर्स करना या फादर मदर की लड़ाई होना, मदर, इन सब को से बचना चाहिए। और मुझे लगता है आजकल के माहौल में स्ट्रेस पहले इतना ज़्यादा नहीं था, या इतना ज़्यादा लोग नहीं अवेयर भी थे। अब तो लोग जो है ना खुलेआम और ये सब चीज़ें करते हैं, तो उससे थोड़ा दिक्कत होती है, मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और शायद यही वजह है डॉक्टर साहब कि जैसा आपने बताया कि लगभग 20,000 हर वर्ष ऑटिज्म के मरीज आ रहे हैं सामने। मैं भारत की बात कर रही हूँ, बेहद चिंता का विषय है। और वाकई में तनाव हमें वैसे ही है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में तनाव है, हमारी निजी ज़िंदगी में तनाव है, लेकिन तनाव कम करने के उपाय भी हैं। और ये देखते हुए कि हम खुद को और तनाव के साथ खुद को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन आने वाले पीढ़ी को ना नुकसान पहुंचाए, इसकी जिम्मेदार भी आप ही होंगे। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि गर्भावस्था से ही इस बात के लिए बेहद क्योर करना शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब जी, मैं एक चीज़ ये बताना चाहता था कि जब भी पेशेंट आता है तो मैं पूरी हिस्ट्री लेता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि लेडीज़ रोती हैं इतना ज़्यादा, हमको ये था। मैंने कहा था आपको पसंद क्या, हमारी होम्योपैथी में पूछते हैं पसंद क्या क्या था, बोले डॉक्टर साहब मेरी पसंद रही कहाँ, मैं तो पहले चलती थी अपने घर वालों के हिसाब से, उसके बाद में फिर बच्चे और पति के हिसाब से, मेरी पसंद तो कुछ रही नहीं। तो उसको किसी हस्बैंड बोलते हैं कि हमको तो डॉक्टर साहब ये था पता ही नहीं था कि ये इसको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वो हिस्ट्री में हमारी सारी चीज़ें काम आती हैं। तो मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ, आप एक तो मेडिटेशन कीजिए, दूसरी चीज़ आपकी हॉबी क्या है। कोई लेडी को पेंटिंग बहुत पसंद होती है, कोई लेडी का जो है ना वो डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको मिंगल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो उस हॉबी को फिर से डेवलप कीजिए, और उस चीज़ को जब आप करेंगे ना तो आपका एक टेंशन जो है ना वो आउट जाएगा। जब वो बाहर जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली वो लेडी काफ़ी ठीक होना शुरू हो जाएगी, और जब वो लेडी ही ठीक होगी तो अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और एक क्वालिटी लाइफ सभी को जीना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे पास अब वक्त जो है वो हमें काउंटडाउन उसका शुरू हो गया है, तो जल्दी जल्दी कुछ सवाल मेरे बचे हैं जो मैं आपसे करूंगी। एक तो इम्यूनिटी का कितना रोल है इसमें, लेडी की इम्यूनिटी और बच्चे की इम्यूनिटी दोनों को देखना बहुत ज्यादा। मेरा सवाल इस तरह से कि यदि कोई इस बीमारी से पीड़ित है तो उसमें इम्यूनिटी का इसमें कितना रोल हो सकता है, मतलब वो जल्दी रिकवर करने के लिए इम्यूनिटी, उसका मैंने पहले बताया, बच्चे को प्यार से समझाते हुए, मेडिसिन को प्रॉपर देते हुए, उसका खाना पीना प्रॉपर करते हुए, जब वो मेडिसिन लेगा तो उसको भूख भी ठीक से लगेगी, चलेगा फिरेगा भी बहुत अच्छे से, हॉबीज भी डेवलप होंगी, तो इम्यूनिटी उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जिससे क्योर होने का चांसेस ज़्यादा है, या बच्चे की हेल्प हम काफ़ी हद तक कर सकते हैं। जी ठीक है। ये भी कहते हैं कि बच्चा परमानेंट ठीक नहीं हो सकता, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आप कितनी उम्मीद बनाएंगे ऐसे पेरेंट्स को? मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें बच्चे काफ़ी ठीक भी हुए हैं, और कई बच्चों की तो बहुत बड़े अगर हो गए तो मैं काफ़ी हेल्प कर पाया हूँ उनकी वायलेंस में, उनकी हॉबीज में। आज वो अपने हिसाब से अपना काम करके अपना जीवन यापन तो कर सकते हैं कम से कम, अगर वो पूरा नॉर्मल नहीं भी होते तो।
एक आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण, वो ये कि होम्योपैथी को लेकर एक आम धारणा है कि भाई स्लो है, बड़ा धीरे इलाज होता है, इसलिए लोग एलोपैथी के पीछे भागते हैं। डॉक्टर सोनी मेहरोत्रा इसके लिए क्या कहेंगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो इसमें बेहतर हो सकता है? मैं इसके बारे में हमेशा बोलते हैं, लोगों को मिसकॉन्सेप्शन जरूर है कि वो स्लो बहुत ज़्यादा असर करती है, डॉक्टर्स नाम नहीं बताते हैं। स्लो का ऐसा कभी भी नहीं होता। देखिए ऑटिज्म में जिसका कोई इलाज नहीं है, अगर हम थोड़ा सा अगर 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर्स ऐसे ले भी लेते हैं तो इसको स्लो नहीं माना जाएगा। लेकिन बाकी बीमारियों में भी मैंने देखा है, अगर आपका प्रॉपर हिस्ट्री ली गई है, आपका डॉक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो मुझे नहीं लगता स्लो, क्योंकि कोई कोई केसेस में तो जो रहता है ना वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स भी आता है। और सबसे अच्छी बात दर्शकों वो ये है कि देखिए होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और ऐसे में अभी सेफ दवाई बहुत ज़रूरी, जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है सबका ही, क्योंकि खान पान वैसा है, शुद्ध नहीं है, लाइफ स्टाइल वैसी है, और भी कई कारण हैं। डॉक्टर सोनू मेहरोत्रा जी, बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, इतना वक्त हमारे साथ जो है साझा करने के लिए। और आईनेट सेहत में ऑटिज्म पर आज हमने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद है कि ये किसी न किसी रूप में आपकी ज़रूर मदद करेगा, यदि आपके आसपास, आपके घर में या कोई भी आपके जानने वाले में इससे पीड़ित है तो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ आईनेट सेहत में। नमस्कार।